नमस्कार दोस्तों। बिहार में पिछले साल के आखिर में जो एसआईआर हुआ और बड़े पैमाने पर जो वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम काट दिए गए, हटा दिए गए। करीब करीब 65 लाख वोट थे बिहार में। और उसके बाद ये मामला इस तर्ज पर आया कि बाकी राज्यों में भी जब वो चुनाव हुए, तो बंगाल में चुनाव हुए, पिछले महीने संपन्न हुए। उसमें भी जो करीब करीब ये मोटे तौर पर कहा गया कि 91 लाख जो वैलिड वोटर थे वो वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, जिसमें जानकारों का कहना है कि इसमें 2/3 जो वोटर थे वो मुस्लिम वोटर थे। और उसके बाद अ, बिहार का जो मुद्दा था, वो बिहार क्योंकि पहले चुनाव हो गए थे, तो बिहार का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक आया। और सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई तारीख पर तारीख का जो सिस्टम होता है उसमें चलती रही। और अब हालत यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उस फैसले पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। और इस ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बुनियादी जो मुद्दे थे, मतलब नागरिकों के जो अधिकार हैं, सिटीजनशिप के जो अधिकार हैं, ये चुनाव आयोग ने उनको संदिग्ध बना दिया है। क्योंकि उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है, तो अब सिटीजन वो कैसे कहलाएंगे? कौन सा ग्राउंड है कि उनको वो कहेंगे कि हम भारत के सिटीजन हैं? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिलासा देने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि मामला पूरी तरह नौकरशाही के सुपुर्द कर दिया गया है, और भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग, ये तीनों एक किस्म से गठबंधन बन करके इन वोटर लिस्ट को काट रहा है, वोटर लिस्ट रिमूव कर रहा है। और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि भाई अब जो सरकार है वो मतदाता खुद तय कर रही है, ताकि वो अपने वोटर होंगे तो वोटर होंगे, उनको वोट डालेंगे और वो अनंत काल तक सत्ता में बने रहेंगे। ऐसा जो आलोचक हैं उनका कहना है। मामला बहुत गंभीर है, लोकतंत्र खतरे में है। और ऐसे मौके पर चूंकि मामला संविधान का है, चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है, और इस लड़ाई को लड़ने वाले देश के जाने माने एडवोकेट प्रशांत भूषण साहब आज इस बातचीत में मेरे साथ हैं। और प्रशांत भूषण साहब उन लोगों में शामिल हैं जो भारत में लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ रहे हैं। मैं प्रशांत भूषण साहब का स्वागत करूंगा। सबसे पहले सर आपसे ये सवाल पूछूंगा, एक जाहिर सा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पोल पैनल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको ये संवैधानिक अधिकार दे दिया है कि आप एसआईआर में जो बुलडोजर चलाएं, जैसा करें, आपकी मर्जी है। और एक साथ में लोगों का दिल बहलाने के लिए लगा दिया, नो नो नो, इलेक्शन कमीशन को सिटीजनशिप तय करने का अधिकार नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली आपने अधिकार दे दिया और कंजम्पशन के लिए एक ऐसी टिप्पणी भी कर दी जो लोगों के गले नहीं उतर रही है। प्रशांत जी, इस पर क्या कहेंगे आप, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है? नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, क्योंकि जी एक एक बात तो इन्होंने पहले एसआईआर पूरी प्रक्रिया होने दी और उसके बाद सुनवाई तो उस समय करते रहे, लेकिन जी बिहार में चुनाव हो गया, उसके बाद बंगाल, तमिलनाडु वगैरह में चुनाव हो गया, उसके बाद जी ये फैसला दिया है। यानी कि जब एक बार पूरा एसआईआर की प्रक्रिया के आधार पर चुनाव हो गया, उसके जी बाद इसकी वैधता पर फैसला दिया है। तो जी जाहिर है कि जब ऐसा होता है तो आप मानकर चल सकते हैं कि उसको अवैध तो नहीं ठहराएंगे। अब कि अवैध क्यों नहीं था, क्या तर्क दिया है सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों जी के जो तर्क थे उनको खारिज करने का और इलेक्शन कमीशन के तर्क मान लेने का? उन्होंने जी जी बेसिकली ये बोला है, देखिए, कानून में ये लिखा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्शन कमीशन एक कंस्टिट्युएंसी में या उसके पार्ट में करवा सकता है फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अभी तक ओके। इतिहास में इस तरह से नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाने का काम बस एक बार हुआ था, उत्तर प्रदेश में एक कंस्टिट्युएंसी के एक पार्ट में, जहां इलेक्शन कमीशन ने बहुत एलैबोरेट रीजंस रिकॉर्ड करे थे।
इस तरह का एन मास नए सिरे से वोटर्स लिस्ट बनाने का काम 1951 के बाद पहली बार हो रहा है। इससे पहले कभी नए सिरे से वोटर्स लिस्ट नहीं बनाई गई थी। इंटेंसिव रिवीजन जी हुए हैं पहले, 2003 में भी हुआ था, लेकिन 2003 में जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था वो पिछली वोटर्स लिस्ट के आधार पर हुआ था और हाउस टू हाउस जी सर्वे और एन्यूमरेशन हुआ था। यहाँ पर जी इन्होंने ये बोला कि भाई सब लोगों को एन्यूमरेशन फॉर्म भरना होगा, जो नहीं भरेगा उसका नाम ऑटोमेटिकली कट जाएगा। और जी एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ ये 11 दस्तावेज उन्होंने बोले थे, और हम लोगों ने बिहार में देखा था कि अधिकतर लोगों के पास 50% से ज़्यादा लोगों के पास इनमें से एक भी दस्तावेज नहीं था, सिवाय आधार कार्ड, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐड करवाया। उस जी डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट तो लोगों के पास था, ज़्यादातर लोगों के पास, लेकिन बाकी जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बोले थे कि आप ये दिखाइए, वोटर्स लिस्ट में नाम भी नहीं बोला था, ये बोला था आप बिल्कुल दिखाइए बर्थ सर्टिफिकेट, अपना सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब इस तरह के डॉक्यूमेंट्स। तो जी एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट के सर्विस में एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। अब जी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया कि हाँ, ये इलेक्शन कमीशन ये सब मांग सकता था, नए सिरे से वोटर्स लिस्ट बना सकता था, और एन्यूमरेशन फॉर्म भरवा सकता था, जिसके चलते हुए इस देश में अभी तक करीब 10% से ज़्यादा लोगों के वोटर्स लिस्ट से नाम कट गए हैं। यानी कि जी योगेन जी ने जैसे दिखाया है कि जो एडल्ट पॉपुलेशन है उससे जी 10% से भी कम, करीब 12% लोग एडल्ट पॉपुलेशन के वोटर्स लिस्ट में नहीं आ पाए हैं। तो जी पहले तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने यही गड़बड़ किया। उसके बाद इनके अपने ही इलेक्शन मैनुअल में लिखा है कि इनको जो भी काम करें बिल्कुल पूर्ण पारदर्शिता बरतनी होगी। यानी कि बिल्कुल जब कोई फॉर्म 6 भरता है वोटर लिस्ट में नाम डालने के लिए, उसी दिन वो वेबसाइट पर अपलोड हो जाना चाहिए, जिससे हर एक जना देख सके। जब कोई फॉर्म 7 भरता है उसको उसी दिन अपलोड हो जाना चाहिए, जिससे हर एक जना देख सके। नाम काटने के लिए होता है फॉर्म 7। वोटर्स लिस्ट भी इन्होंने, पहले तो जो डिलीटेड वोटर्स की लिस्ट थी वो नहीं दे रहे थे, बाद में सुप्रीम जी कोर्ट के कहने पर दी, लेकिन उसमें भी मशीन रीडेबल फॉर्म में नहीं दी, तो लोग ढूंढ भी नहीं बिल्कुल सकते थे कि उनका नाम वहाँ पर है नहीं है। जो आप कंप्यूटर से नाम सर्च करके ढूंढ सकते हैं वो भी नहीं ढूंढ सकते थे। इन्हीं के जी उसमें लिखा है मैनुअल में कि भाई वो लोग डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करेंगे डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने के लिए। राहुल जी गांधी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया कि वोटर्स लिस्ट में बहुत सारे डुप्लीकेट्स हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हम डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं यूज करेंगे। यानी कि डुप्लीकेट वोटर्स तो छोड़ दिए, और जेन्युइन वोटर्स को, जिन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा या जो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए, या बंगाल के केस में इन्होंने बोल दिया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, यानी कि फादर के नाम में एक डॉक्यूमेंट या दूसरे डॉक्यूमेंट में ज़रा भी फ़र्क है, या आपके नाम में ज़रा भी फ़र्क है, तो उसको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी करके और उसके आधार पर 27 लाख लोगों के नाम ड्राफ्ट रोल से भी काट दिए गए। तो और उसमें अधिकतर मुसलमान थे। 2/3 लोग जिनके नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर काटे गए, 27 लाख में से करीब करीब 18 लाख उसमें से मुसलमान थे। मुस्लिम हाँ बिल्कुल। यानी कि बहुत डिस्प्रोपोर्शनेटली मुस्लिम्स को ये भी नहीं दिखाया कि जी कौन सी सॉफ्टवेयर इन्होंने यूज करी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के लिए। ऑब्वियस है कि जो सॉफ्टवेयर इन्होंने यूज करी वो टारगेटेड सॉफ्टवेयर थी, जिसमें मुस्लिम लोगों के नाम ज्यादा हैं। अगर वो आधार जो इन्होंने बताया कि भाई नाम में जरा भी डिस्क्रिपेंसी है, वो आधार यूज किया जाता तो कम से कम 2-3 करोड़ लोगों के नाम निकलते उसमें, जिनके में बिल्कुल सही बात डिस्क्रिपेंसी थी। लेकिन इन्होंने मुसलमानों को पकड़ा प्राइमरीली, और जी उनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में टारगेट किया।
अच्छा, अब ये जी सब बात कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है, कोई जी पारदर्शिता नहीं बरत रहा। इलेक्शन कमीशन का जो चयन हुआ है वो भी भाजपा के द्वारा किया गया है, जबकि जी सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों का जजमेंट आ चुका था कि सरकार इलेक्शन कमिश्नर्स का चयन नहीं कर सकती। उसके बाद कानून पलटकर ये कर दिया गया कि नहीं, सरकार ही करेगी। उस कानून को हमने चुनौती दी। अब 2.5 साल से सुप्रीम कोर्ट में वो पिटिशन हम लोगों की पेंडिंग है, उस पर अभी तक फैसला हुआ नहीं। तो आप ऐसे इलेक्शन कमीशन को पूरे पूर्ण अधिकार दे रहे हैं कि तुम जिस तरह से चाहो वोटर्स लिस्ट बना दो, जिसका नाम जी चाहो ऐड कर दो, जिसका नाम चाहो काट दो। तुमको पूर्ण अधिकार है, प्लीनरी पावर है तुमको वोटर्स लिस्ट में फेरबदल करने की। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो हमारा लोकतंत्र को खत्म कर देगा। यानी कि आपने वोटर्स लिस्ट जो है भाजपा के हाथ में सौंप दी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल तो सही बात है। भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। जी जी, प्रशांत जी, एक सवाल है मेरा जी कि लाखों वोटर जो काटे गए, नाम काटे गए और उनका वोट का अधिकार छीन लिया गया। अब उनको ये भी कहा जा सकता है कि सब आप वोट का अधिकार नहीं है, नाम आपका है नहीं, तो आप भारत के नागरिक ही नहीं है। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, तो इस जो फाइनल ऑर्डर आया, इस पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि साहब जो कांग्रेस समेत वो तमाम पार्टियां जो एसआईआर पर क्वेश्चन कर रहे थे या सवाल उठा रहे थे या आपत्ति कर रहे थे, उन लोगों की नैतिक हार है। इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या जो एसआईआर का विरोध करना ये नैतिक हार है, हो गई उन लोगों की जो सीधे सीधे वोट काटे गए लाखों लाखों लोगों के? देखिए, ये तो यही बात हो गई कि इलेक्शन कमीशन कुछ भी फैसला कर दे, और अगर उसको ऑपोजिशन अपोज करे और इलेक्शन कमीशन जी उनके खिलाफ फैसला कर दे, तो ये उनकी नैतिक जी हार है। उसी तरह से आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर गलत फैसला कर दे, ऑपोजिशन के जी खिलाफ कर दे, तो वो उनकी नैतिक हार है। ऐसे थोड़ी कोई नैतिक हार जीत होती है। तो देखना जी जी होता है कि फैसला सही है या गलत है, इसके जी जो तर्क हैं वो सही हैं या गलत हैं। जैसे कि एक जी इशू ये था कि भाई सिटीजनशिप के आधार पर इलेक्शन कमीशन नाम हटा सकता है कि नहीं। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 3 जजों का, जो इस खंडपीठ पर बाइंडिंग था, क्योंकि ये 2 जजों की खंडपीठ थी एसआईआर में। तो उसमें ये कहा था कि भाई अगर किसी का नाम आप नागरिकता के आधार पर हटाना चाहते हैं, तो पहले जो उसका नाम पिछली वोटर्स लिस्ट में था उसको ये मानना पड़ेगा कि प्राइमा फेसी वो एविडेंस है कि वो नागरिक है। उसके बाद अगर बिल्कुल आपको उस पर डाउट है तो आप उसको शो कॉज नोटिस दीजिए, जिसमें आधार बताइए किस आधार पर आपको डाउट है उसकी नागरिकता पर। उसके बाद बिल्कुल उसको आप हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देंगे और सारा एविडेंस पेश करने की अपॉर्चुनिटी देंगे, और उसके बाद आप रीजनड ऑर्डर पास करेंगे कि ये नागरिक है कि नहीं। ये सब कुछ नहीं किया गया। नागरिकता के आधार पर भी लोगों के नाम काट दिए गए। ये भी नहीं बताया गया कि किन लोगों के नाम नागरिकता के आधार पर काटे गए हैं। मतलब ये सरप्राइजिंग है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नहीं मांगा कि तुम ये तो बताओ कि तुमने नागरिकता के आधार पर किन लोगों का नाम काटा। बिहार में ये कहा जा रहा था कि 1,000 से भी कम लोगों का नाम नागरिकता के आधार पर काटा गया, लेकिन कोई उस पर पारदर्शिता नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं बताया, बस अंदरूनी खबर ये आ रही थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आना। सब ये बताइए प्रशांत जी कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना गंभीर विषय, जो कि जो लॉजिक आप दे रहे थे, शुरू से आप लॉजिक दे रहे थे, मैं तो लगातार आपको सुन रहा था, देश आपको सुन रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जो जेन्युइन जो कंसर्न थे आप लोगों के और जो पिटिशन में कहे गए थे, उसकी अनदेखी क्यों की? ऐसा नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें पूरी तरह एकदम मैं बायस तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो जेन्युइन ग्रीवांस थे, उस जेन्युइन ग्रीवांस को सुप्रीम कोर्ट ने टोटल इग्नोर कर दिया। क्या कारण है इसका? क्या कहेंगे आप इस बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ये मानकर चल गया कि भाई इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक निष्पक्ष बॉडी है, जबकि उनकी निष्पक्षता पर इतने ज्यादा सवालिया निशान लग चुके थे।
सबको पता था कि सरकार ने उनका चयन किया है, सबको पता था कि किस तरह से भाजपा के कहने पर काम कर रहे हैं, सबको पता था कि कोई पारदर्शिता नहीं है इनके काम करने के तौर तरीके पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि बिल्कुल ये निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है और इनको पूरी अथॉरिटी दे देनी चाहिए ये तय करने की कि कैसे वोटर्स लिस्ट में फेरबदल करेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो आप सिटीजनशिप का कह रहे थे ना कि इन्होंने ये तो बोल दिया कि जी पहले तो ये बोल दिया कि आपका वोटर्स लिस्ट से अगर नाम कट गया है कोई बात नहीं, अगली बार आ सकता है अगर आपकी अपील तय हो बिल्कुल जाए। पहली बात तो ये है कि अपील तय होने में पता नहीं कितने साल लगेंगे, और एक बार भी आपका नाम कट गया ऐसे आधार पर कि आपको शो कॉज नोटिस भी नहीं दिया गया, आपको हियरिंग की अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी गई, आपके नाम हटाने के कोई रीजन ऑर्डर नहीं दिया गया, अब वो कह रहे हैं कि आप अपील कर लीजिए। अब अपील पता नहीं कितने साल में तय होगी। और जितनी भी अपील अभी तक गई हैं, एक जो चीफ जस्टिस जिन्होंने रिजाइन कर दिया उन्होंने तो करीब 1500 अपील तय करी, सब के सब अलाउ कर दी थी। यानी कि ये सारे के बिल्कुल सही, सारे नाम जो काटे गए 27 लाख ये गलत थे, तो बिल्कुल सही। गलत काटे गए। तो ये कह देना कि नहीं अच्छा सिटीजनशिप इससे नहीं तय हो रही, वो तो सरकार के पास दिया जाएगा, आप कम से कम पूछते तो। हम लोग तो बार बार गुहार लगा रहे थे भाई पूछिए इनसे कितने लोगों के नाम इन्होंने, किन लोगों के नाम सिटीजनशिप के आधार पर काटे हैं। कोई बिल्कुल सही बात। पारदर्शिता नहीं, कोई रीजन ऑर्डर नहीं दिया गया किसी को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि भाई इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है, उनको पूरी पावर होनी चाहिए, जो कुछ चाहे कर ले। बिल्कुल सही बात है। प्रसाद जी, एक सवाल है कि ये जो क्या इलेक्शन कमीशन के पास जो इंटेंसिव जो ये जो उन्होंने रिव्यू किया, चीजों का रिवीजन किया, क्या एसआईआर का अनलिमिटेड पावर चुनाव आयोग के पास है, क्या पार्लियामेंट के पास, या दूसरी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? केवल इलेक्शन कमीशन जो जिस तरह की मनमानी करेगा वो करने देना चाहिए, असीमित अधिकार है उसके, अनलिमिटेड पावर दे दी गई है क्या कानून के अनुसार, संविधान में? नहीं देखिए, आर्टिकल 324 ये कहता है कि इलेक्शन कंडक्ट करने के मामले में इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी होगा, लेकिन उसके जी अलावा बहुत सारे कानून बने हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी पीपल एक्ट बने हैं, कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स बने हैं, वोटर्स के भी रूल्स बने हैं वगैरह वगैरह। तो जी सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह तो ये बोल दिया कि भाई इलेक्शन कमीशन जो एक्ट और रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता, दूसरी जगह उसी के बाद ये बोल दिया कि नहीं इलेक्शन कमीशन को पूरी अथॉरिटी है, जैसे चाहे कर ले। ये भी थोड़ा थोड़ा विरोधाभास उस जजमेंट में दिखाई दे रहा है कि भाई जैसे एक इनका रूल 21 ये है जो कहता है किसी का नाम वोटर्स लिस्ट में हटाने से पहले उनको आपको शो कॉज नोटिस देना होगा, उसके बाद उसको हियरिंग देनी होगी। वो सब तो किया नहीं गया। तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई वो सब करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा या फिर अगर इलेक्शन कमीशन को आपके सिटीजनशिप पर डाउट है या आपके रेसिडेंस वगैरह पर डाउट है तो बगैर शो कॉज नोटिस दिए आपका नाम काट सकते हैं अगर आपने तो इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस जजमेंट की। जी। प्रशांत जी, क्या ये एक आप बड़ी बड़ी शंका है लोगों के मन में, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, क्या इसका जुडिशियल रिव्यू की कोई गुंजाइश है, या ये फाइनल ऑर्डर है, ये पत्थर की लकीर है? देखिए जुडिशियल रिव्यू करने को किया जा सकता है, लेकिन रिव्यू तो उसी बेंच के सामने जाता है, वो चेंबर में जाता है। और रिव्यू जी पिटिशन का ज़्यादातर मतलब 1% रिव्यू पिटिशंस भी अलाउ नहीं होती हैं, 99% जी से ज़्यादा डिसमिस होती हैं। और ऐसे केस में जिसमें कि इतनी सुनवाई के बाद आपने इतना लंबा फैसला दिया है उसमें रिव्यू होने का चांस बहुत कम है। ओके। तो ये जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को, मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ प्रशांत जी आपसे, कि इलेक्टोरल जो डेमोक्रेसी है, हमारी चुनावी लोकतंत्र है, उसको किस तरह का डेंजर आप आने वाले समय में देखते हैं, और अपोजिशन पार्टीज को क्या करना चाहिए? ये डेंजर तो बहुत बड़ा है अगर ये रूलिंग पार्टी के हाथ में होगा कि वो वोटर्स लिस्ट बनाए, जो कि इफेक्टिवली अब हो गया है। इलेक्शन जी कमीशन यानी कि
भाजपा। भाजपा तय करेगी वोटर लिस्ट में किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, और वो तय करेगी कि किसको सिटीजन माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा। अगर ये सब चला तब तो हमारा लोकतंत्र बहुत ही बड़े खतरे में है। फिर तो ये चुनावी लोकतंत्र का कोई खास मतलब रह नहीं जाएगा, और इसलिए ये बहुत गंभीर मामला है जिस पर ऑपोजिशन को जॉइंटली बैठकर सोच समझ कर फैसला करना होगा कि आगे इनको क्या करना है, आगे चुनाव को बॉयकॉट करना है या क्या करना है। ये सब सोच समझ के फैसला करना होगा। बहुत शुक्रिया प्रशांत भूषण साहब, जाने माने एडवोकेट, आज इस चर्चा में हमारे साथ थे। मैं उनका शुक्रगुजार हूं और बहुत धन्यवाद उनको देना चाहूंगा कि उन्होंने कीमती समय आज हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए लगाया। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।